हेलो बच्चों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लोग कैसे हो आप लोग? बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जिसमें हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं अलग अलग। हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की, फिर आगे हम बात करेंगे कंडक्शन कन्वेक्शन की, कैलोरीमेट्री की, फिर केटीजी की बात करेंगे बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और फिर लास्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स की बात भी करेंगे। पूरा यूनिट है हमारे पास बेटा थर्मल का ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईआईटी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बेटा हर साल इससे आते हैं, खास तौर से केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसके अंदर, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है बेटा। इस टॉपिक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हमारे पास है। कुछ एप्लीकेशंस में आपके साथ आज डिस्कस करने भी वाला हूं बेटा, और जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो बेटा विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे, थर्मल एक्सपेंशन। मेरे पीछे बेटा आप एक इमेज देख सकते हो, मैंने ये रेलवे ट्रैक्स लगाए हैं आपके सामने। ठीक है, अब आपने थर्मल एक्सपेंशन में रेलवे ट्रैक क्यों लगा दी सर आपने? कहीं तो कुछ सिंक नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है सर यहाँ पे दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है बेटा, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसमें भी एक्सपेंशन का बेटा रोल होता है। उसमें भी बेटा एक्सपेंशन का रोल होता है। क्या रोल होता है? इन रेलवे ट्रैक्स के बीच में जगह जगह पर गैप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर गैप्स ना बनाया जाए ना तो गर्मियों में रेलवे ट्रैक का ये हाल हो सकता है। ठीक है, जब हीट एनर्जी पड़ती है ना, जब सन की लाइट पड़ती है इसके ऊपर और हीट एनर्जी पड़ती है इसके ऊपर, इनका टेम्परेचर राइज करता है, तब इनमें एक्सपेंशन होती है। और अगर इनको एक्सपैंड करने की जगह ना मिले ना तो ये मुड़ जाती हैं, इस तरीके से बेंड हो जाती हैं। अब सोचो अगर ऐसी रेल ट्रैक्स हैं तो इस पर ट्रेन चलेगी कैसे? चल नहीं पाएगी ना। ठीक है ना, तो रेल जो है वो डीरेल हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए हमें इन ट्रैक्स के बीच में छोटे छोटे गैप्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन का ही बेटा रोल है। ठीक है, और बात करें बेटा तो आपके सामने एक एग्जांपल आ रहा है, जैसे कि कभी कभी जो आपके पास ग्लास के जार्स होते हैं उनके ऊपर एक मेटल की लिड लगाई होती है और वो जाम हो जाती है, खुल नहीं रही होती। ठीक है ना, तो ये जैम का जार है जो जैम हो चुका है। ठीक है ना, इसको आपने खोलना चाह रहे हैं इसके लिड को, लेकिन ये खुल नहीं रहा है, ये खुल नहीं रहा है। जैम का जार जैम हो चुका है, ये खुल नहीं रहा है। इसको खोलने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? इसको खोलने के लिए आप इस तरीके से गर्म पानी में इसको डाल दो फॉर कपल ऑफ मिनट्स, इनफैक्ट 30-40 सेकेंड्स के लिए आप इसको गर्म पानी के अंदर डालोगे तो क्या होता है, जो ये मेटल का लिड होता है ना, ये एक्सपैंड करता है। मतलब उसकी जो लेंथ, जो डायमेंशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। गर्म पानी में आने के बाद वो बढ़ जाती हैं और आप उसको इजीली ओपन कर सकते हो कैप को, और कैप इजीली खुल जाता है। जैम जार का ढक्कन जो जैम हुआ है वो अब खुल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। मरकरी थर्मामीटर मरकरी की एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक पतला सा एक ट्यूब रहता है जिसमें मरकरी होता है। इसको पेशेंट के मुंह के अंदर रख देते हैं। ठीक है ना, जब पेशेंट कहता है कि हमको बुखार हो गया है, उसका बुखार नापना होता है, तो भैया ये कहते हैं ना कि मुंह खोलो, डाल दिया उसके मुंह के अंदर थर्मामीटर। ठीक है, अब जो थर्मामीटर डालते हैं तो उसके माउथ से जो गर्मी होती है ना, बॉडी से टेम्परेचर होता है, कई बार उसको हम आर्मपिट के अंदर भी रख लेते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, वो इस मरकरी को एक्सपैंड कराता है, और वो इस एक्सपेंशन से क्या होता है, आगे बढ़ता है। और जो इसकी एक्सपेंशन हो रही होती है वो इस स्केल के साथ कैलिब्रेटेड होती है कि इतनी लेंथ हो गई तो ये टेम्परेचर होगा, इतनी लेंथ हो गई तो ये टेम्परेचर होगा। इसको बेटा कैलिब्रेशन ऑफ स्केल कहते हैं। तो वो थर्मामीटर में आप देख सकते हो, उसके ऊपर मार्किंग बनी होती हैं और अलग अलग लेंथ पे अलग अलग मार्किंग आती है। लेंथ के हिसाब से वो स्केल जो है वो कैलिब्रेटेड होता है और पेशेंट के टेम्परेचर को बता देता है। थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर बेटा ये बेस्ड होता है। यहां पर जो हम कह रहे हैं कि इनमें एक्सपेंशन आ रही है वो क्यों आ रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर हम लोग कि किस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन में हम कहते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उनमें होते हैं इस तरीके, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। ठीक है ना,
कोई भी मैटर अगर आप लेते हो तो बेटा वो एटम से मिलकर बना हुआ है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में बेटा क्या होता है, उनके बीच में होता है एक गैप, एक डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो। हमारे पास क्या है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ तो है इंट्रा मॉलिक्यूलर गेम हो गया, हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है बेटा, ये यहाँ पर एक तरीके से क्या है, इनके बीच में गैप है, एक डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ये अपने ही जगह पर बेटा रहकर थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अगर हम सॉलिड्स की बात करके चलते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशंस बेटा इंक्रीज हो जाती हैं और एवरेज गैप जो इनके बीच में होता है ना बेटा वो भी राइज कर जाता है। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज गैप है ना बेटा, वो राइज कर जाता है। तो अगर हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो अल्टीमेटली पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो ओवरऑल साइज में भी आपको वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा बच्चा। आई बात समझ में आपको क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं बेटा कुछ चटपटे सवाल, मजेदार सवाल, देखते हैं आपका उसका आंसर क्या देते हो। बेटा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन इसके आंसर सही सही देता है। चलो, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हमने एक ये मेटल का एक लेटर से स्क्वायर प्लेट लिया और उसके अंदर हमने इस तरीके से एक होल को पंचर कर दिया। तो बेटा मेटल यहां पर, ये मेटल है, दैट इज द मेटल, ठीक है। ये क्या है, एक होल है, ये होल है, ठीक है ना। इसका रेडियस r मान लेते हैं, बेटा ये होल है, ठीक है। ओके, तो यहां कोई मेटल नहीं है, मेटल उसके चारों तरफ है, होल के चारों तरफ मेटल है, बीच में मेटल नहीं है, यहां पर ही हमने होल को पंचर किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे क्या करें, हम कह रहे हैं कि अगर हमने इस प्लेट को हीट किया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन आर विल, आर के साथ क्या होने वाला है, आर बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा, देन आर विल, ठीक है ना। क्या ये इंक्रीज करेगा, आर रेडियस क्या इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, रेडियस क्या इसका डिक्रीज करेगा या रेडियस का सेम रहेगा, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा, जब हम इसको हीट करते हैं ना तो मेटल एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। मेटल एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, हर जगह से वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब मेटल एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो ये जो होल है ये छोटा होगा या होल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बेटा कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दें अपने आंसर, ठीक है ना। आपको क्या लग रहा है आंसर होना चाहिए, अपना आंसर जो है बेटा वो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें बेटा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 एक कदम आगे गया, क्वेश्चन नंबर 2 एक कदम आगे गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देखो भैया देखो, हमारे पास एक नहीं बल्कि दो होल्स हैं, हमारे पास एक नहीं बल्कि दो होल्स हैं, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, हमारे पास एक नहीं बल्कि दो होल्स हैं बेटा। हमने कहा हमने दो पॉइंट्स लिए, यहां पर पॉइंट ए लिया, यहां पर पॉइंट बी लिया, ठीक है ना। इस ए और बी के बीच का कुछ डिस्टेंस है डी, इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस है कुछ डी के बराबर। हम जानना चाह रहे हैं कि ऑन हीटिंग हीट करने पर डी विल, ऑन हीटिंग डी विल, ऑप्शन वही है बेटा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा। कमेंट बॉक्स में बेटा अपने आंसर को कमेंट कर दें और फिर मैं आपको आपका आंसर बताता हूं कि क्या आंसर रहने वाला है इसका। हीट करने पर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा, ठीक है। चलो, आई होप बेटा आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आंसर देखते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, अब आपको लग रहा होगा कि अगर मेटल एक्सपैंड कर रहा है ना तो जो ये होल है ये छोटा होना चाहिए। अगर मेटल एक्सपैंड कर रहा है तो होल छोटा होना चाहिए, मेटल बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो होल को छोटा करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं बेटा, होल का रेडियस भी इंक्रीज करता है, होल का रेडियस भी बेटा यहां पर इंक्रीज करता है। अब आपको सर कैसे समझ नहीं आ रहा है, सर कैसे होगा ये,
समझाते हैं अभी। तो बेटा थर्मल एक्सपेंशन इज जस्ट लाइक थर्मल एक्सपेंशन इज जस्ट लाइक जूमिंग। थर्मल एक्सपेंशन इज जस्ट लाइक जूमिंग अ पिक्चर। तो अगर आप इसका फोटो खींचो, एक फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूं, लो भैया स्क्रीनशॉट खींचो उसको बढ़िया से, हमारी फोटो आनी चाहिए उसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको जूम करने की कोशिश करी, तो बेटा जूम करने पर क्या होता है, तो पिक्चर बनती है बेटा पिक्सल से। पिक्चर बनती है बेटा किससे? पिक्सल से। पिक्सल्स क्या होते हैं बेटा? तो पिक्सल्स छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और जब आप जूम करते हो ना, तो उन पिक्सल्स के बीच का गैप बढ़ रहा होता है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना। पिक्चर के अंदर जो इमेज है जो आपकी ना, उसके बीच का जो गैप है ना, हर 2 पॉइंट का गैप वहां पर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, जब आप जूम इन करोगे, जब आपका साइज इंक्रीज करोगे, तो बताओ क्या इसकी साइड लेंथ इंक्रीज करेगी? यस सर, ठीक है ना। ये वाली साइड भी इंक्रीज करेगी? यस सर। क्या इसको जूम करने पर इसका रेडियस इंक्रीज करेगा? यस सर। तो जूम करने पर रेडियस बढ़ रहा है ना, इसलिए आंसर आएगा इंक्रीज। यहां आते हैं, अब आपको लगेगा कि सर अब तो हम बता देंगे, अब तो हम बता देंगे, आपने कहा कि सर्कल का भी रेडियस बढ़ता है, ये भी रेडियस बढ़ रहा, ये भी रेडियस बढ़ रहा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स पास पास आ रहे होंगे, डी घट रहा होगा। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। अगेन इट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब आप अपना सर खुजा रहे होंगे, सर क्या कर रहे हो, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, क्या कर रहे हो आप हैं? मतलब क्या, मतलब डी जो है वो घट रहा होगा, घटना चाहिए, बढ़ रहा होगा, आप कैसे कह रहे हो, ठीक है। अगर इसका रेडियस बढ़ रहा, अगर इसका रेडियस बढ़ रहा, तो इनको पास में आना चाहिए ना, तो डी जो है वो घटना चाहिए, यस और नो? पर मैं कह रहा हूं कि बढ़ेगा। सर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ 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 सर फील आना चाहिए। फोटो खींचो, जूम करो, क्या टेंशन है? जब आप फोटो खींच के जूम करोगे तो मुझे बताओ, क्या प्लेट की साइड लेंथ बढ़ेगी? यस और नो? यस बढ़ेगी सर। क्या इसका रेडियस बढ़ेगा? यस और नो? बढ़ेगा सर। क्या इसका रेडियस बढ़ेगा? यस सर बढ़ेगा, जूम करने में बढ़ेगा। और क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा? यस बढ़ेगा। तो जब आप ये मान सकते हो कि जूम करने पर, जूम इन करने पर जो होल्स हैं उनका रेडियस भी बढ़ रहा, और साथ में ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा। जूम इन करने पर होल्स का डिस्टेंस भी बढ़ रहा, होल का रेडियस भी बढ़ रहा, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा, ठीक है। तो आपको थर्मल एक्सपेंशन में ये मानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है कि अगर आर बढ़ेगा तो भी डी बढ़ सकता है, अगर दोनों तरफ से आर बढ़ेगा तो भी डी बढ़ सकता है, ये दूर दूर जाएंगे, ऐसे जाएंगे दोनों, ठीक है ना। तो इनका साइज भी इंक्रीज कर रहा और ए और बी के बीच का डिस्टेंस, हर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, हर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ही करेगा। बेटा इस बात को समझ लो, जान लो, मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बच्चा सही जवाब दे पाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो हमारे पास इस बार क्या है, इस बार क्या है हमारे पास, इस बार क्या है, क्या है, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, सी है। वी हैव अ प्लेट इन दिस शेप, ठीक है। हमारे पास इस तरह की प्लेट है, और हमने कहा कि 2 पॉइंट्स हमारे पास है, पॉइंट नंबर ए यहां, पॉइंट नंबर बी यहां। 2 पॉइंट्स हमारे पास है, पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा, ऑन हीटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऑन हीटिंग AB will, that means the distance between AB is the distance between AB will increase, decrease, remain same, increase, decrease, ठीक है। अब बताओ बड़ा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ये रहा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए कि सेम रहना चाहिए? फटाफट अपने आंसर को लिख दो, फिर हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलो आपने लिख दिया होगा, और इसका आंसर है बेटा इंक्रीज। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया? अब
ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? इनको पास में आना चाहिए था, हमें लग रहा है इनको पास में आना चाहिए था, सब बढ़ क्यों रहा है? सेम रीजन बेटा, सेम रीजन। इसको करो आप जूम इन। जूम इन जब तक करना शुरू नहीं करोगे तो ऐसी गलतियां करते रहोगे। जो बता रहा हूं करो। तो इफ यू टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड यू जूम इट करने पे आपको दिखेगा कि ए और बी के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। द आंसर इज गोइंग टू बी। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक। प्रश्न संख्या नंबर 4। देखते हैं कौन कौन बउआ इसका सही आंसर दे पाएगा। क्वेश्चन सेम है बेटा, क्वेश्चन सेम है। इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस आपके सामने इस तरीके से है। 2 यू है, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। और आपको बताना है ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा हीट करने पर ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा या सेम बना रहेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल। ओके, चलो। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा बेटा? इंक्रीज नहीं, इसका आंसर है बेटा डिक्रीज। अब तो आपने अपना फोन ही तोड़ दिया होगा, ठीक है। फोन फेंक के मारा होगा, यार हम नहीं खेल रहे भैया, हम नहीं खेल रहे, रोहित से चैटिंग कर रहे हैं, हम नहीं खेल रहे भैया, हम नहीं खेलेंगे इस तरीके से। देखो बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। आपको अभी जूमिंग नहीं कर रहे हो आप नहीं करोगे जूम इन। हमने फोटो खींचा है, हमने फोटो खींच के जूम इन करा है। ए और बी के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है जूम इन करने पर। अब आप जूम इन नहीं कर रहे हो, अरे कर रहे हैं जूम इन, लेकिन ध्यान तो दो, बात तो देखो। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपके पास 2 अलग अलग मेटल के पीस है बेटा। इसका जूम इन अलग होगा, इसका जूम इन अलग होगा। यहां पर तो पूरा एक ही पीस है ना, पूरा का पूरा एक ही पीस है। यहां पर 2 अलग अलग पीसेस हैं, 2 अलग अलग पीसेस हैं। इसका जूम इन अलग ये खींचेगा ऐसे, इसका जूम इन अलग ये खींचेगा ऐसे। तो ए और बी नजदीक आएंगे, तो अगर ए और बी नजदीक आ रहे हैं तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे देखो ए और बी के बीच डिस्टेंस घट रहा है। अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस घट रहा है तो हम कहेंगे दैट द आंसर इज डिक्रीज, ठीक है। तो अगर सिंगल मेटल हो तो हर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। अलग अलग मेटल तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या नाम है एक्सपैंड हो रहे हैं ना, तो उनकी जूमिंग आप अलग अलग तरीके से करोगे, ठीक है। ओके बेटा, लो चलो अब हम आते हैं और कुछ बात करते हैं फॉर्मूलाज की। सर इसमें कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ये तो थ्योरेटिकल बातें आपने कर दी, कुछ न्यूमेरिकल बातें भी हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां पर होता क्या है, हमने कहा कि हीट करने पर जो लेंथ है बेटा वो इंक्रीज करती है। तो लेंथ इंक्रीज करती है इस फॉर्मूला के हिसाब से। L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस हिसाब से बेटा लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही, ठीक है बेटा। यहां पर L0 क्या है? ओरिजिनल लेंथ है इनिशियल टेम्परेचर पर। डेल्टा टी क्या है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर है, यहां पर कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर वो डेल्टा टी है। अल्फा क्या है बेटा? अल्फा है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है बेटा अल्फा, ठीक है ना। L है ओरिजिनल लेंथ, तो L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आपको यहां पर मिल रहा, ठीक है भैया। ये हमें बात समझ में आ गई। अब यहां पर बात करें क्या एरिया चेंज नहीं हो रहा होगा? तो एरिया भी चेंज हो रहा होगा। एरिया चेंज होता है A इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी से। यहां पर बीटा क्या है? बीटा है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। क्या वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही होगी? वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो वॉल्यूम क्या था? V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है। गामा क्या है भैया? गामा है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन,
ये हमारे पास है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ रही तो डेंसिटी घट रही होगी, वॉल्यूम बढ़ रही तो डेंसिटी घट रही होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना भाई? डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। तो बेटा मास तो मास ही है, वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी है, दैट इज डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम इज रो नॉट दैट इज 1 प्लस गामा डेल्टा टी है। रो इज इक्वल्स टू रो नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी है। रो इज इक्वल्स टू रो नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी है। ये ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सर ये कैसे आ गया? तो ये तो ठीक है, यहां तो दिक्कत नहीं है ना। हमने 1 प्लस गामा डेल्टा टी को ऊपर लेकर तो -1 लिखेंगे। एंड नाउ वी कैन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। देखो अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। व्हाट वी कैन से हियर इज वी कैन से कि भैया हम 1 प्लस एक्स की पावर n इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। इसको कहते हैं बेटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसे कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पावर आगे आ जाती है तो क्योंकि गामा बहुत ही छोटा है, तो बेटा ये गामा डेल्टा टी है ये 1 के सामने बहुत छोटा होगा, पावर आएगी आगे। तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी नॉट 1 प्लस 1 माइनस गामा डेल्टा टी, पावर -1 आगे आ गई। तो डेंसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीजें क्या है? वैलिड है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर दोनों ही वैलिड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, ये आपको बेटा फॉर्मूले मिल गए, लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला जो है वो मिल चुका है। अब बेटा अल्फा बीटा गामा में भी एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम एक्सप्लोर करने की करते हैं कोशिश। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मान लिया हमारे पास है एक क्यूब, सपोज वी हैव अ क्यूब, राइट। हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है बेटा? क्यूब है। ठीक है, एंड दिस क्यूब हैज अ साइड लेंथ L, इट हैज एरिया L स्क्वायर, इट हैज वॉल्यूम L क्यूब। वॉल्यूम तो ये L क्यूब हो गया, एरिया L स्क्वायर हो गया और लेंथ बेटा L हो गया। ठीक है ना, ऑन हीटिंग, हीट करने पर हम कह सकते हैं लेंथ कितनी होने वाली है? L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होने वाली है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, है ना। अच्छा भाई, तो जो एरिया होगा वो कितना होगा? एरिया होगा ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना भाई, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, अब एरिया को हम लिख सकते हैं L का स्क्वायर और इनिशियल एरिया को लिख सकते हैं हम L नॉट का स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना, लिख सकते हैं ना। अब L की वैल्यू क्या है बेटा? L की वैल्यू वो रही L नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L नॉट का स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना, L नॉट का स्क्वायर कर दिया। अब बिकॉज अल्फा बहुत छोटा है, पावर बेटा आगे आएगी और हम बोल पाएंगे 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। 1 कट गया, डेल्टा टी कट गया, बीटा की वैल्यू आ रही 2 अल्फा। समझ गए? इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की चर्चा करें, तो क्या लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं वॉल्यूम कितना होता है बेटा? वॉल्यूम होता है L क्यूब, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना, है ना। इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास बेटा? वो L नॉट क्यूब है। नया लेंथ क्या है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। इस पूरे का क्यूब हो जाएगा L नॉट क्यूब कट गया, 3 आगे आएगा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी हो गया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो गया, 1 कट गया, डेल्टा टी कट गया, गामा की वैल्यू कितनी आ रही? 3 अल्फा आ रही, गामा की वैल्यू 3 अल्फा। बीटा इज 2 अल्फा, गामा इज 3 अल्फा एंड अल्फा तो अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा तो अल्फा है ही हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3, बीटा इज अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3। ये हमारे पास आ रहा, ये बेटा हमारे पास है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3। ये हमारे पास है बेटा, समझ गए बेटा? आई होप यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके सामने, कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3 है बेटा।
ठीक, या इसको आप ये भी कह सकते हो अल्फा इज नथिंग बट बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ये भी तो एक रिलेशन बन गया। एक रिलेशन ये आ रहा, एक रिलेशन ये आ रहा, दोनों रिलेशन आपको करने हैं यार, दोनों रिलेशन आपको करने हैं यार। यहां तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। अगर आगे चर्चा करें इसकी, अगर हम इसकी चर्चा करें आगे, थोड़ा और आगे बढ़े हम, तो हम ये अगला क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं कि भैया लेंथ की तो बात कर दी आपने, गोल ऑब्जेक्ट का क्या? सर व्हाट अबाउट द गोल ऑब्जेक्ट? क्या गोला के अंदर हमें गोला मिलने वाला है? तो देखते हैं गोला में क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिंग की, कि रिंग का गोला अगर हमें मिलता है तो क्या मिलेगा? रिंग का गोला हमें मिल गया, रिंगा मिल गया हमको, तो क्या होगा? इसका रेडियस हमारे पास बेटा आर है या आर नॉट है, तो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है एल नॉट। कितनी होगी बेटा लेंथ? 2 पाई आर नॉट, 2 पाई आर नॉट लेंथ होगी इसकी। बहुत सही। टेंपरेचर इसका बढ़ाते हैं तो लेंथ नहीं हो जाएगी इसकी, नहीं, इसका रेडियस बढ़ जाएगा, इसका रेडियस बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ हो जाएगी कितनी? एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो एल कितना है? एल है 2 पाई आर, एल नॉट है 2 पाई आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 2 पाई कट गया, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया। आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, आर इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, ये हमने लिख दिया रिंग को। मतलब हम रेडियस के लिए भी वही फॉर्मूला लिख सकते हैं, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप अगर रिंग के लिए लिख दिया, क्या डिस्क के लिए लिख पाएंगे? क्या डिस्क के लिए लिख पाएंगे हम ये बात? बेटा बिल्कुल लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे? कैसी बात कर दी आपने। देखो डिस्क है तो बेटा एरिया कितना है इसका? एरिया है पाई आर स्क्वायर। टेंपरेचर राइज कर दिया, टेंपरेचर राइज कर दिया, ठीक है, इसका तो एरिया हो जाएगा इसका ए बराबर ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा सबको पता ही है 2 अल्फा होता है, ठीक है, तो उसको हम लास्ट में पुट करेंगे, बट पहले बात करते हैं ए की। ए होगा पाई इंटू नया रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू पुराना रेडियस का स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। पाई पाई कट गया, आर की वैल्यू आ रही आर नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी की पावर 1/2। 1/2 गया आगे क्योंकि बहुत छोटा होता है अल्फा बीटा गामा। बीटा बाई 2 हो गया आपका अल्फा, तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वही फॉर्मूला आपको मिल गया। समझे बरखुरदार? कहने का मतलब यह है कि चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो, चाहे स्फीयर भी क्यों ना हो, आप वॉल्यूम के हिसाब से निकाल सकते हैं, बेटा वही आने वाला है। आप लिख सकते हैं आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा ही होगा। You can write this beta without any problems. R equals to R1 1 plus alpha delta t. You can write it down. ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो भाई आगे करते हैं इस बात की चर्चा और देखते हैं हम यहां पर क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम यहां पे? एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मान लिया हमारे पास ना दो इस तरीके से रॉड्स हैं। ठीक है, इसका लेंथ L1 है, इसका एरिया कुछ A है, और इसके लिए अल्फा 1 है, इसका L2 है और अल्फा 2 है, एरिया कुछ एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे इस क्वेश्चन के लिए, तो लेट अस रिमूव द एरिया, वी डोंट रिक्वायर द एरिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, और यू कैन ऑल्सो फाइंड, कह रहा है फाइंड L1 by L2 if the difference of the length of the rods is independent of their temperature। ठीक है, हम दोनों रॉड्स को हीट कर रहे हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं कि L1 by L2 का रेशो कितना होना चाहिए ताकि हीट करने पर
जो डिफरेंस ऑफ लेंथ है ना L1 माइनस L2 वो टेम्परेचर चेंज के इंडिपेंडेंट हो, वो टेम्परेचर चेंज के बेटा इंडिपेंडेंट हो, उसको टेम्परेचर चेंज से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसे के लिए आपको बताना है कि ये L1 बाय L2 का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो बेटा हमने कहा कि जो अभी इनिशियली कितना चेंज है L2 माइनस L1 ही तो है, ये तो डिफरेंस है ना। तो नया लेंथ कितना होगा, नया लेंथ कितना होगा, आप बोलोगे नया लेंथ होगा L2 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, ये होगा नया लेंथ, माइनस नया L1 कितना होगा, ये होगा L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा। कोई परेशानी बात नहीं होनी चाहिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको मिलेगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, ठीक है ना, प्लस L2 अल्फा टू डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये मिलेगा आपको इक्वल टू L2 माइनस L1। L2 L1 कट गया, तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी कट गया, सो L1 बाय L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाय अल्फा 1। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, राइट। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं बेटा, देखने को आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं जो बहुत ही पॉपुलर केस है, बहुत ही पॉपुलर केस है, वो है पेंडुलम क्लॉक का। पेंडुलम क्लॉक बड़ा बहुत पुराने जमाने में हालांकि ये पेंडुलम क्लॉक इस्तेमाल हुआ करती थी। आजकल भी अगर आप एंटीक शॉप्स पे जाओगे तो वहां पे पेंडुलम क्लॉक्स आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग अपने घरों में आज भी पेंडुलम क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक पेंडुलम होता है जो कि जब ऑसिलेट करता है तो उसकी टिक चलती है, ठीक है ना। सो पेंडुलम क्लॉक के अंदर उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके हिसाब से टाइम जो है वो मैनेज होता है वहां पर। ठीक है, लेकिन जो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम होता है ना, जो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम होता है बेटा वो होता है 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, बेटा ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें तो ये लेंथ होती है ना बेटा, दिस इज सब्जेक्ट टू टेम्परेचर। तो सर्दियां आ रही, गर्मियां आ रही, भारत देश में तो वैसे ही बेटा सर्दियां भी एक्सट्रीम, गर्मियां भी एक्सट्रीम बहुत सारी जगह पर होती है। जैसे मैं तो बेटा दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के अंदर तो भाई अगर गर्मियों की बात करें तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, और सर्दियों की बात करें तो बेटा 1-2 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हमें दिल्ली में सहना पड़ता है बेटा। एक्सट्रीम गर्मियां और एक्सट्रीम सर्दियां, ठीक है ना। एक्सट्रीम खैर सर्दियां तो नहीं बोलूंगा, सर्दियां तो और जगह बहुत ज्यादा पड़ती हैं, नेगेटिव में भी बहुत जगह टेम्परेचर पहुंचता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में काफी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, ठीक है ना। दिल्ली की सर्दी, ठीक है, काफी अच्छी खासी होती है, ठीक है। और गर्मियों में भी जान निकल जाती है, मतलब 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है दिल्ली में, ठीक है। तो वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड वेरी लो टेम्परेचर्स एज वेल, मतलब लगभग 50 डिग्री का चेंज आपको इजीली देखने को मिल रहा है। तो आपके घरों में लगी पेंडुलम क्लॉक के अंदर जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है वो भी बेटा चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ 50 डिग्री का टेम्परेचर, ठीक। अच्छा जी, लेकिन हालांकि जब पेंडुलम क्लॉक बनाई जाती है ना तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है, उसमें जो पेंडुलम क्लॉक का पेंडुलम होता है ना, उसका जो मटेरियल होता है वो ऐसा चुना जाता है जो कि बहुत कम एक्सपैंड हो। इनवार का बनता है, इनवेरिएबल जिसे कहते हैं, लगभग उसका लेंथ लगभग इनवेरिएबल होता है टेम्परेचर चेंज के, तो बहुत लंबा बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, बट थ्योरेटिकली वी कैन स्टडी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर जो लेंथ है ना, जो लेंथ है ये होगी L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर। अब यहां पर टी क्योंकि मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं तो एक काम करता हूं, टेम्परेचर के लिए एक दूसरा सिंबल ले लेते हैं, लेट अस थीटा ले लेते हैं। सो डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर चेंज, डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर चेंज, ये लिया मैंने, टेम्परेचर चेंज लिया, ये टेम्परेचर चेंज, क्योंकि टी में टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल कर रहा था इसलिए मैंने लिया है। सो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई जी। Now this term 2 pi under root of L0 by G, this term is basically T0, initial temperature T0, initial time period T0, right। 1 plus alpha delta theta की पावर 1/2, ये 1/2 बेटा आगे आने वाला, 1/2 आगे आने वाला, ठीक है। तो हम क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे T इक्वल्स टू T0 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, लिख पाएंगे। मतलब हम क्या कह रहे थे, टेम्परेचर राइज करने पर लेंथ इंक्रीज कर रही है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन जितने समय में होना चाहिए था उससे ज्यादा समय लग रहा है। तो आप बताओ घड़ी फास्ट हो रही है कि घड़ी स्लो हो रही है, पहले बताओ, घड़ी फास्ट हो रही है, घड़ी स्लो हो रही है। यहाँ पे तो घड़ी इज गोइंग टू बी स्लोअर,
घड़ी जो स्लो चलेगी अब, मतलब जो एक ऑसिलेशन जितना देर में होना चाहिए था उससे ज्यादा समय लग रहा है, तो घड़ी स्लो हो रही है। क्लॉक बिकम्स स्लोअर, क्लॉक बिकम्स स्लोअर, ठीक है ना। घड़ी स्लो पड़ती चली जा रही है। घड़ी अगर स्लो पड़ेगी, घड़ी अगर स्लो पड़ेगी तो टाइम को गेन करेगी कि टाइम को लूज करेगी? टाइम को गेन करेगी कि टाइम को लूज करेगी बेटा, ठीक है। सो क्लॉक इज गोइंग टू लूज द टाइम, इट इज गोइंग टू लॉस द टाइम, लॉस द टाइम। टाइम को बेटा लॉस करने वाली है, वो पीछे रह जाएगी, वो पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं एक दिन में वो कितना समय लॉस कर देगी, एक दिन में वो कितना समय लॉस कर देगी बेटा, ये हम निकालना चाह रहे हैं। एक दिन में वो कितना समय लॉस करने वाली है, ये हम यहां पर जानना चाह रहे हैं, ठीक। बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं हम कितना समय लॉस करने वाली है। तो हमने कहा कि देखो टाइम पीरियड हो गया ये, तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द टाइम लॉस, टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन, इन वन ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन? एक ऑसिलेशन में कितना समय का लॉस होगा, एक ऑसिलेशन में कितने समय का लॉस होगा? टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन, टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन कितना है? तो बेटा टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन है t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट इज द टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन, ठीक है। सो द टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन इज t माइनस टी नॉट, दैट इज द टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन, ठीक है। एक चक्कर में इतना समय का वो लॉस कर रहा है, एक सेकंड में इतने समय का लॉस वो कर रहा है, इतना समय वो पीछे जा रहा है, इतने समय का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर एक ऑसिलेशन में इतने समय का लॉस हो रहा है, तो एक ऑसिलेशन कितने समय में होता है? टी समय में होता है ना, टी इज द टाइम पीरियड, तो एक ऑसिलेशन टी समय में होता है, तो हर टी समय में इतना लॉस हो रहा, हर टी समय में इतना लॉस हो रहा, तो बेटा एक सेकंड में कितना लॉस होगा? टाइम लॉस इन 1 सेकंड इक्वल्स टू टाइम लॉस इन टी सेकंड्स डिवाइड बाय टी, या टी नॉट डिवाइड बाय टी, या टी नॉट भी हो सकते हैं, उसमें उसके फर्क नहीं डाला, ठीक है। सो टाइम लॉस कितना हुआ? टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय टी नॉट, दैट इज द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन का जो समय था उसमें इतना टाइम का लॉस हो गया, उसमें इतने समय का लॉस हो गया। सो व्हाट इज द टाइम लॉस इन वन डे? टाइम लॉस इन वन डे, इन वन डे, तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बेटा? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 घंटे, और हर घंटे में 3600 सेकंड, 60 इंटू 60, ठीक है। तो आप बोलेंगे बेटा टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय टी नॉट इंटू 24 इंटू 3600 सेकंड्स, इतने सेकंड्स का लॉस होगा एक दिन के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली एक दिन का पूछा जाता है, इसलिए मैं एक दिन का लिख रहा। अब देखो टी माइनस टी नॉट क्या है? टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय टी नॉट है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय टी नॉट इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, दैट इज योर आंसर, टाइम लॉस इन वन डे, टाइम लॉस इन वन डे। यहीं पर अगर हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, घटाया है, अगर टेम्परेचर हम घटा रहे हैं बच्चा, तो टाइम का लॉस नहीं, टाइम का गेन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर टाइम का लॉस, टेम्परेचर घटाने पर टाइम का गेन, ठीक है बेटा। तो ये कहानी थी आपकी पेंडुलम क्लॉक की, पेंडुलम क्लॉक की कहानी हमने देख ली बेटा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस की यहां पे हम करते हैं चर्चा। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बेटा, ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपका ना एक्सपेंशन तो हम लगा ही रहे हैं, साथ में हम स्ट्रेस स्ट्रेन वाली कहानी भी यहां पर करने वाले हैं। टू रिमाइंड यू, हम कहते हैं स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन में एरिया, एंड ऑल्सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, एंड स्ट्रेस इज गामा टाइम स्ट्रेन। ये सारी बातें हम जो है वो करते हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें हम जो करते हैं। सो थर्मल स्ट्रेस नामक चीज क्या होती है? व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? तो बेटा थर्मल स्ट्रेस की जब हम कहानी की बात करते हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि देखो हमारे पास ये रॉड है कुछ इस तरीके से, और हमने इसको दो वॉल्स के बीच में लगा दिया। रॉड की बेटा लेंथ L है, या L0 मान लो,
इनके बीच का गैप है बेटा एल नॉट है, जस्ट इसके बीच में रखी हुई है, ठीक है। अल्फा इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। यंग्स मॉडुलस गामा दिया, यंग्स मॉडुलस गामा दिया, तो y इज नॉट द वॉल्यूम एक्सपेंशन, y इज यंग्स मॉडुलस है। सिंबल सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हिट करता हूं, अगर मैं इसको हिट करता हूं, ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन दीवार लगी है, दीवार इसको एक्सपैंड होने नहीं देगी, तो दीवार इस पर एक फोर्स लगा रही होगी। आपको बताना है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, देन फाइंड the force applied by the walls on the rod. If temperature is increased by delta T, then find the force applied by the walls on the rod. ठीक है ना, वॉल्स रॉड पे कितना फोर्स लगाएंगी ये हम जानना यहां पर चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये हम जानना चाह रहे हैं, ठीक। ओके, तो देखो यहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने करके दिखाता हूं और फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि व्हाट इज द इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ कितना है बेटा, कमेंट करके लिखो व्हाट इज द इनिशियल लेंथ, कमेंट करके लिखो व्हाट इज द इनिशियल लेंथ। क्या आप कह रहे हो कि वो एल नॉट है? व्हाट इज द फाइनल लेंथ? कमेंट करके बताओ बेटा व्हाट इज द फाइनल लेंथ, कमेंट इट, व्हाट इज द फाइनल लेंथ बेटा, कमेंट करो, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होने वाला है, कमेंट करते रहो इसलिए, ठीक है ना। कमेंट करो बेटा व्हाट इज द फाइनल लेंथ। क्या फाइनल लेंथ एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है? नहीं बेटा, दीवार लगी है, बढ़ने देंगे इसको, दीवार लगी है, इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं, दीवार लगी है तो इसकी लेंथ वही रहने वाली है, तो फाइनल लेंथ इज स्टिल एल नॉट, फाइनल लेंथ इज स्टिल एल नॉट, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, कमेंट करके बताओ व्हाट इज द चेंज इन लेंथ बेटा। फाइनल माइनस इनिशियल 0, यस और नो। व्हाट इज द स्ट्रेन बेटा, स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल 0 तो 0 हो गया। व्हाट इज द स्ट्रेस बेटा, स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस होता है गामा टाइम स्ट्रेन, स्ट्रेन 0 तो बेटा स्ट्रेस 0 हो गया बेटा। फोर्स कितना है, फोर्स, तो फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस 0 तो भैया फोर्स भी 0 हो गया। लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो दीवार कुछ फोर्स लगाएंगी? क्या आपको लग नहीं रहा कि अगर आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो दीवार कुछ फोर्स लगाएंगी? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आपने तो फोर्स 0 निकाल दिया बेटा, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। आपको बताना बेटा कहीं ना कहीं तो गलती है, कहीं ना कहीं तो गलती है, आपको बताना है कौन से स्टेप में गलती है, कौन से स्टेप में गलती है ये बताना है आपको। स्टेप नंबर 1, क्या इनिशियल लेंथ इसकी एल नॉट है, गलत है कि सही है? स्टेप नंबर 2, फाइनल लेंथ एल नॉट, गलत है कि सही है? स्टेप नंबर 3, डेल्टा एल इक्वल टू 0, सही है कि गलत है? स्ट्रेन 0, स्ट्रेस 0, फोर्स 0, सही है कि गलत है? कौन से स्टेप में गलती है बेटा ये आपको बताना है, कमेंट करके बताएंगे तुरंत। मुझे पूरा यकीन है कि मैक्सिमम बच्चे बोल रहे होंगे सर इस स्टेप में गलती है, दैट इज द रॉन्ग स्टेप सर। पर देखते हैं आगे। सर आपने तो पन्ना ही पलट दिया, आप तो आगे देखने की बात कर रहे थे, आपने पन्ना ही पलट दिया, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई सर? पहले थोड़ा और कंफ्यूज करेंगे बेटा, मजा तभी आएगा जब हम थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा तड़पाएंगे, थोड़ा तरसाएंगे, ठीक है ना, तब बताएंगे। ऐसे आसानी से थोड़ा ना बता देंगे हम, ना, ऐसे मजा नहीं आता है, मजा आता है तड़पाने में, तरसाने में, क्यूरियोसिटी जगाने में ना, ऐसे मजा नहीं आता है ये आंसर है, ऐसे क्या मजा आता है, ऐसे मजा नहीं आता है। चलो एक तो हमने गलती करा दी आपसे, दूसरी गलती कराते हैं। देखो हमारे पास एक रॉड है और कोई भी फोर्स लग नहीं रहा, मतलब दीवार इस पर लग नहीं रही, दीवार कुछ नहीं, खड़ी आराम से पड़ी है, बस आराम से जमीन पर पड़ी है रॉड बस,
ठीक, इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, अल्फा है, गामा है, वही कहानी। डेल्टा टी से टेम्परेचर राइज कर दिया, डेल्टा टी से टेम्परेचर राइज कर दिया, देखते क्या होगा। टेल मी व्हाट इज द इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी, इनिशियल लेंथ कितनी है बेटा? आप कहोगे सर L0, हाँ कि ना, यस सर। व्हाट इज द फाइनल लेंथ बेटा, फाइनल लेंथ कितनी है इसकी? टेम्परेचर राइज कर दिया, व्हाट इज द फाइनल लेंथ? आप सर फाइनल लेंथ L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यस कि नो? यस सर, ठीक है ना। व्हाट इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल कितना है, फाइनल माइनस इशू करोगे ना, तो आपको बेटा वो है L0 अल्फा डेल्टा टी, L0 आउट कट गया, हाँ कि ना, यस सर। ओके बेटा स्ट्रेन कितना है इसमें, स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा एल बाय एल आएगा, मतलब कितना हुआ ये L0 बाय L0 बोलो ना, इनिशियल लेंथ L0 थी ना, L0 अल्फा डेल्टा टी कट गया ये, हाँ सर बात तो सही है। बेटा स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस आएगा गामा टाइम स्ट्रेन, गामा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो फोर्स कितना आएगा बेटा, फोर्स होगा स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, कोई शक? फोर्स इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया, ठीक है। कौन लगा रहा है फोर्स? यहां पर तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, लेकिन आपने फोर्स निकाल दिया। यहां दीवार होना है, कोई फोर्स लगा नहीं रहा इसके ऊपर, नोबडी इज अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द रॉड, और आप कह रहे इतना फोर्स लगेगा। जब कोई फोर्स लगाने वाला नहीं था तो आपने फोर्स निकाल दिया, और जब फोर्स लगाने वाला था तो आपने फोर्स जीरो निकाल दिया। ये क्या हो रहा, सब उल्टा पुल्टा कर दिया आपने। तो अब आपने बाल पकड़ लिए होंगे, बाल खींच रहे होंगे आप अपने, मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है, ठीक है ना। किस स्टेप में गलती है बेटा, कमेंट करके बताएं, किस स्टेप में गलती है, कमेंट करके बताएं, किस स्टेप में गलती है, 1 2 3 4 किस स्टेप में गलती है बेटा, कौन सा स्टेप आपके हिसाब से गलत है? इसमें भी और इसमें भी स्टेप्स तो वही हैं, कौन से स्टेप में गलती है बेटा, क्या गलत निकाला है हमने, वो आप लिख के बताएं कौन से स्टेप में गलती है। चलो अब मैं क्वेश्चन उल्टा करता हूं आपके लिए, क्वेश्चन उल्टा करता हूं। आपके हिसाब से कौन सा स्टेप गलत हो ही नहीं सकता, आपके हिसाब से कौन सा स्टेप गलत हो ही नहीं सकता? सर ये तो 100% ठीक है, ये गलत नहीं हो सकता, आई चैलेंज कर, ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपके हिसाब से वो कौन सा स्टेप है? आई होप मेजॉरिटी ऑफ द जनता वाज सेइंग सर ये वाला स्टेप गलत नहीं हो सकता, दिस इज 100% करेक्ट, कि इनिशियल लेंथ इक्वल्स टू L0 तो दे रखा है ना हमको, पर ये गलत नहीं हो सकता, ये ठीक है। बेटा यही गलत है। The first step is wrong. The first step is wrong. Rest of the things are okay, but the first step is wrong. पहला स्टेप भी बेटा गलत है, अनदेखा, अनोखा, अनोखी बात आप कर रहे हैं सर, क्या बात कर दी आपने, पहले ही स्टेप गलत कर दिया, ऐसे कैसे सर? नहीं हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे सर, हम नहीं खेल रहे, ये क्या कर रहे हो आप? समझाता हूं बड़ा ध्यान से देखो। हाँ चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स बी सीरियस, ठीक है ना, और एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको, ठीक है। देखो बेटा, इस पेन की लेंथ कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए बेटा इस पेन की लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, आई वुड से सर दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, आई वुड से दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। व्हाई? बिकॉज इस पेन की लेंथ फिक्स्ड ही नहीं है, this pen will have different lengths at different temperature, ठीक है ना। So when I am saying initial length and final length, you should counter ask sir at which temperature, at which temperature what is the initial and final length, ठीक है ना। अब आप अगर टेम्परेचर हमने एक ही रखा तो इनिशियल फाइनल का मतलब क्या है? तो बेटा आप जो चेंज इन लेंथ देख रहे हो ना, जो आप चेंज इन लेंथ देख रहे हो, ये आपको टेम्परेचर की वजह से नहीं देखनी है, आपको चेंज इन लेंथ फोर्स की वजह से देखनी है, आपको चेंज इन लेंथ फोर्स की वजह से देखनी है। डिफरेंस है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर अलग है और चेंज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स अलग है। तो फोर्स की वजह से कितना चेंज आया लेंथ में, उसको देखना है आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए। कहने का मतलब यह है कि इनिशियल और फाइनल लेंथ आपको सेम टेम्परेचर पर लिखनी है, और वो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? फाइनल टेम्परेचर पर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल लेंथ हियर? इस पूरे कहानी में इनिशियल और फाइनल लेंथ का मतलब क्या होता है? देखो बेटा मैं आपको लिख के समझाता हूं ताकि आपको याद रहे। तो इनिशियल लेंथ का मतलब है बेटा, इनिशियल लेंथ का मतलब है, इनिशियल लेंथ इक्वल्स टू
लेंथ at final temperature without force, बिना फोर्स के, बिना स्ट्रेस के फाइनल टेम्परेचर पर जो लेंथ है वो है इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है बेटा? फाइनल लेंथ क्या है? लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर विद फोर्स। फोर्स लग गया तो लेंथ क्या है, फोर्स नहीं लगता तो लेंथ क्या है। तो फोर्स के कारण चेंज क्या है ये देखना है आपको। सारा खेला आपको फाइनल टेम्परेचर पे खेलना है, इनिशियल टेम्परेचर को मतलब ही नहीं रह गया आपके लिए। जब भी थर्मल स्ट्रेस देखोगे सारा खेला आपको फाइनल टेम्परेचर पर देखना है। क्या मतलब हुआ उसका? आप देखते हैं, आते हैं यहां पे। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये दीवार नहीं होती, अगर ये दीवार नहीं होती, अगर इस रॉड पे ये दीवार फोर्स नहीं लगा रही होती तो फाइनल टेम्परेचर पर इसकी लेंथ क्या होती? लेंथ ऑफ द रॉड एट फाइनल टेम्परेचर विदाउट द फोर्स कितना होता? तो बेटा वो लेंथ होती थी कितनी? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लेंथ होती। समझे? फोर्स के कारण फाइनल टेम्परेचर पर लेंथ क्या है? फोर्स लग गया तो लेंथ बेटा L0 ही रह गई। फोर्स लग गया तो लेंथ बेटा L0 ही रह गई। आ रही बात समझ में? कुछ बच्चे सोचते हैं ये बेंड भी तो कर सकती है। बेंडिंग हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। हमने इसको एक्सटेंड होने नहीं दिया, बस इतनी बात कर रहे हैं। बेंडिंग वगैरह हम यहां पे अभी नहीं लेके चल रहे, ठीक है। ओके, तो हम कह रहे हैं कि भैया फाइनल टेम्परेचर पर अगर फोर्स नहीं लगता जो लेंथ होनी चाहिए थी होती है इनिशियल लेंथ। फाइनल टेम्परेचर पर फोर्स के साथ जो लेंथ है वो है बेटा L0, ठीक। तो चेंज इन लेंथ कितना है? चेंज इन लेंथ कितना है बेटा? तो चेंज इन लेंथ में मिलेगा कितना? डिफरेंस लोगे तो L0 अल्फा डेल्टा टी मिलेगा। स्ट्रेन मिलेगा कितना हमारे पास? अल्फा डेल्टा टी मिलेगा। स्ट्रेस मिलेगा कितना हमारे पास? गामा अल्फा डेल्टा टी मिलेगा। और फोर्स कितना मिलेगा आपके पास? गामा ए अल्फा डेल्टा टी मिलेगा। अब आपको सब तो गलत हो गया? नहीं, तरीका सही था ना? तरीका सही था हमारा। ये स्टेप गलत था इसलिए बाकी स्टेप गलत आ रहे, ये स्टेप गलत था इसलिए बाकी स्टेप गलत आ रहे। ये ठीक कर दो, बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो गए। निकाला जैसे हम डेल्टा निकाल, डिफरेंस लेके निकाला तो हमने डिफरेंस सेम लिया, ऐसे तो गलत हुआ ना, ठीक है ना। तो स्टेप ठीक लगाया हमने, वैल्यू गलत ली इनिशियल लेंथ की, ठीक है। आई होप अब आपको बात समझ में आ रही होगी। यहां पर देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है बेटा। अगर यहां पर कोई फोर्स नहीं लगाते, जो हमने नहीं लगाया है, तो फाइनल टेम्परेचर लेंथ क्या होती? तो आप कहते हैं फाइनल टेम्परेचर लेंथ होती 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, ये लेंथ होती। फोर्स के साथ तो फोर्स तो लगाया नहीं, तो भी लेंथ यही है। तो फाइनल टेम्परेचर पर विद फोर्स विदाउट फोर्स दोनों लेंथ यही है। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाया ही नहीं है, फोर्स जीरो लगा रखा है। अभी बोल सकते हो आप, अगर फोर्स लगाया ही नहीं या जीरो लगाया तो इनिशियल फाइनल लेंथ तो बराबर ही रहेंगे ना उसकी। कितनी? L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यही लेंथ थी, तो ये कितना आएगा बेटा? जीरो आ गया, कितना आ गया? जीरो आ गया, कितना आ गया? जीरो आ गया, कितना आ गया? जीरो आ गया। ये कहानी हो रही। तो इनिशियल लेंथ का मतलब क्या है ये समझना है आपको। इनिशियल लेंथ का मतलब है लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर विदाउट फोर्स। ये बात ध्यान रखनी है थर्मल स्ट्रेस निकालते वक्त। लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर विदाउट फोर्स, लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर विद फोर्स। एक बार मान लो कि दीवारें वगैरह कोई नहीं है, कोई फोर्स लगा नहीं रहा, इंडिपेंडेंटली वो एक्सपैंड हो रही, इतना एक्सपेंशन उसका हो गया, ठीक है ना। फिर विद फोर्स कितना हुआ वो देख लिया, दोनों को माइनस किया, हमारा आंसर निकल गया। समझ गए बेटा आप लोग? क्लियर है बेटा? तो इस टाइप की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। आगे आते हैं, बायमेटालिक स्ट्रिप की बात करते हैं बेटा। बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? यहां पर बेटा हम दो मेटल्स को एक के ऊपर एक लगा देते हैं। एक मेटल ये, दूसरा मेटल ये, एक दो मेटल को हमने क्या एक के ऊपर एक लगा दिया। उनमें से एक ज्यादा एक्सपैंड करना चाह रहा, एक कम एक्सपैंड करना चाह रहा, एक ज्यादा एक्सपैंड करना चाह रहा, एक कम एक्सपैंड करना चाह रहा। तो इसमें होता क्या है, जब हम इन दोनों को हीट करते हैं ना, जब इस बायमेटालिक स्ट्रिप को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जो ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है वो ऐसे बना लेता है। तो दिस इज गोइंग टू एक्सपैंड मोर, जो ऊपर होगा ना ये मोर एक्सपेंशन, ये क्या है बेटा? स्मॉल एक्सपेंशन या लोअर एक्सपेंशन या लेसर एक्सपेंशन, लेस एक्सपेंशन। ऊपर वाला ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, नीचे वाला कम एक्सपैंड कर रहा है, वो ऐसे टेढ़ा हो गया। इसका आप देखें तो रेड, इसका आप देखें तो लेंथ बड़ा हो गया, इसका लेंथ छोटा हो गया, तो ये ज्यादा एक्सपेंशन है, ये कम एक्सपेंशन है, ठीक है। तो बायमेटालिक स्ट्रिप व्हेन हॉट, ये रहा। बायमेटालिक स्ट्रिप जब हॉट है तो ये रहा, तो यहां पर जब हॉट नहीं है
नॉर्मल टेम्परेचर पर उसकी लेंथ ये रही। इसका रोल क्या होता है? तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ब्रिज का काम करती है, मतलब सर्किट को तोड़ने का काम करती है। मतलब ना इतना टेम्परेचर हो गया तो कट लग गया, जैसे गीजर इस पॉइंट तक पहुंच गया तो अपने आप वो स्विच ऑफ हो जाता है। इलेक्ट्रिक केटल इतना हिट हुआ तो अपने आप ही बंद हो गई, ठीक है ना। ये सारे काम में आता है। तो अलार्म्स में काम आता है, फायर अलार्म्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जुड़ जाएगा या कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, वाटर हीटर्स के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर, थर्मोस्टेट्स के अंदर, सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इसके ऊपर पॉपुलर है, प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया भी हुआ है, वो ये आता है कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है ना, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो एक तो जो इनके एक्सपेंशन का डिफरेंस है, मतलब अल्फा का डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना उतना ज्यादा कर्व होगा, उतना आर छोटा हो जाएगा। देखो जितना फ्लैट होता है ना उतना आर बड़ा होता है। अर्थ का हमें लगभग फ्लैट दिखती है ना, ये कर्व दिखती है अर्थ में लगभग फ्लैट दिखती है, तो कर्वेचर क्या बहुत ही बड़ा है। बिकॉज उसका कर्वेचर बहुत ही बड़ा हमें लगभग फ्लैट दिखती है। इनफैक्ट काफी टाइम तक लोग अर्थ को फ्लैट ही मानते थे, ठीक है ना, बट अर्थ में पता है कि आज के टाइम में क्या है, गोल है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उतना ही छोटा होगा जितना ये इस तरीके से बेंड करेगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। एंड ऑल्सो जितना इसको हिट करोगे उतना ही बेंड होता चला जाएगा। तो इट ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ये बेटा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर of metallic strip is inversely proportional to alpha 2 minus alpha 1 and delta t, ठीक है बेटा। इसके यूजेस क्या थे, क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर के में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।